नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से की बात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कहा, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से प्रभावित पूर्वोत्तर भारत में राहत एवं बचाव अभियान जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा टीमों के साथ राहत कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब में फंसे 14 लोगों को बचाया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। हिंसा, आतंकवाद, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन का उठाया मुद्दा। कोलकाता में सीएफएसएल के नए भवन का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुकमा जिले में 3 सक्रिय हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल नक्सलियों पर था कई लाख का इनाम। और जीएसटी संग्रह में वृद्धि का सिलसिला जारी। मई में 16.4% बढ़कर 2,01,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पूर्वोत्तर के राज्यों में इस वक्त बारिश कहर बनकर टूटी है। मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक बाढ़ और भूस्खलन के हालात से हालात बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से बात की है। अमित शाह ने स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्य में हो रही भारी बारिश के संबंध में बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमित शाह ने आगे लिखा, मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मदद के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। इस वक्त पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई घर नष्ट हो गए हैं, सड़कें बह गई हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। आईएमडी ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिक्किम के माननांग जिले के लाचेंग और लाचुंग इलाके में 1500 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग जिले और निचले सुबनसिरी जिले में 2 अलग अलग भूस्खलन की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। मेघालय में लगातार बारिश के कारण कम से कम 18 इमारतें बह गईं, महत्वपूर्ण सड़कें टूट गई हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में इम्फाल नदी में 3 स्थानों पर दरार आई है, जिससे इम्फाल पूर्वी जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस बीच बोको के पास कामरूप जिले में NH-17 का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसकी वजह से प्रमुख परिवहन लाइनें प्रभावित हुई हैं। अगले 7 दिनों तक पूर्वोत्तर में व्यापक से मध्यम बारिश जारी रहने की आशंका है। आईएमडी ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते कुछ दिनों से असम में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 350 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा बचाया गया है। बाढ़ से 58,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में 16 राहत शिविरों में 6,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और उनके कर्मी बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए दिन रात राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात में दोनों राज्यों के प्रशासन ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। इसके बाद आज सुबह भारतीय वायुसेना द्वारा एक महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू किया गया। अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी के बीच फंसे 14 लोगों को बचाया गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह अभियान MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा चलाया गया।
असम में बाढ़ से बिगड़े हालात पर समय रहते बचाव के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को एकमुश्त 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा कि अब से आवश्यक राहत सामग्री को ऊंचे स्थानों पर पहले ही स्टॉक कर लिया जाएगा ताकि आपात स्थिति के दौरान त्वरित सहायता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि प्रत्येक बाढ़ आश्रय या राहत केंद्र के लिए बाढ़ प्रभावित निवासियों की कुशलतापूर्वक सहायता करने के लिए 10 आपदा मित्र या सामुदायिक स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी पश्चिम बंगाल की महान विभूतियों को याद करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भूमि ने वर्षों तक देश का मार्गदर्शन किया, उसी भूमि को ममता बनर्जी ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार का केंद्र बना दिया है। जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हिंसा के बिना चुनाव कराकर देखें, ममता दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने 2026 में भाजपा की जीत का भरोसा दिलाया है। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में इससे महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम
और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अधिकार का कागज हाथों में है, पर कानून समझने वाला कोई नहीं। नालसा की जागृति यूनिट सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं, लोगों तक ले जाती है। महिलाएं, मजदूर, वृद्ध या बच्चे, हर किसी के लिए कानूनी मदद बस एक फोन कॉल दूर। न्याय सिर्फ कचहरियों में नहीं मिलता, वो मिलता है जागरूकता से। हेल्पलाइन 15100। अपना हक समझिए और न्याय पाइए, बिना डर, बिना देरी। नालसा, न्याय हर घर तक, न्याय सबके लिए। एलआईसी लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान को बेनकाब करने गई एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय पक्ष से इथियोपिया सरकार को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बातचीत के लिए आज पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था। ये इथियोपिया का सबसे जाना माना थिंक टैंक है। चर्चा के दौरान सबने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर आम सहमति किस तरह तैयार की जाए। आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल स्तर के ऊपर, एक विश्व स्तर के ऊपर आम सहमति किस तरह से तैयार की जाए, उसमें जो भारतीय थिंक टैंक्स हैं और अफ्रीका के जो थिंक टैंक्स हैं, इथियोपिया के थिंक टैंक्स हैं, वो कैसे आपस में समन्वय बनाकर इसके ऊपर विचार विमर्श करके, इसके ऊपर रिसर्च करके इसको किस तरह से निर्णायक अंजाम दिया जाए, इसके ऊपर आज बातचीत हुई। एनसीपी नेता शरद गुट के नेतृत्व में इथियोपिया पहुंचे सर्वदलीय दल में शामिल भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इथियोपिया में सभी इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे सुधरना पड़ेगा। हर मिलने वाला प्रतिनिधि ये मानता है कि भारत के पास आत्मसुरक्षा का अधिकार है और पहलगाम में जिस तरीके से हत्याएं की गई वो दुनिया को स्वीकार नहीं है। वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य से मिले हों, पार्लियामेंट के सदस्यों से मिले हों, और या फिर लोकसभा के इनके असेंबली के अध्यक्ष से मिले हों, इनके मंत्रियों से मिले हों, सब इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे सुधरना पड़ेगा। और खासियत ये दिखी कि मोटे तौर से हर मिलने वाला प्रतिनिधि ये मानता है कि भारत के पास वो अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है, और जिस प्रकार से आतंकवाद और खास करके इनोसेंट लोगों को की हत्या की गई पहलगाम में, ये पूरी दुनिया को स्वीकार नहीं है। अफ्रीकन देशों में जो इनका समझौता है उसमें आतंकवाद के खिलाफ ये दुनिया का सबसे पहला समूह है जिसने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाई है, और वो पूरी तौर से भारत के साथ इस अभियान में चलने के लिए साथ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती एक तारीख नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हम सब के लिए जीवन दर्शन है।
अहिल्याबाई होलकर की जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भाजपा सांसद अरुण गोविल के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है तो किसान जीवनदाता भी है। अगर वो पैदा ना करे तो लोग खाएं क्या। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री इसीलिए होता है। मैं जब कृषि मंत्री के रूप में अपने आप को देखता हूं तो मुझे दिनों रात चैन ही नहीं पड़ता। और अच्छा कैसे करें और बेहतर कैसे करें। किसान मेरे रोम रोम में रमा है और खेती मेरी हर सांस में बसी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत विकसित खेती और समृद्ध किसान के बिना नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता और बिना समृद्ध किसानों के नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। योजनाएं कई है उत्तर प्रदेश सरकार की भी, जैसा कि शाही जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण। काम कई तरफ चल रहा है। उम्मीद से बेहतर जीडीपी डेटा आने के बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक और राहत भरी खबर आई है। मई में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। जीएसटी कलेक्शन में ये उछाल अप्रैल में रिकॉर्ड हायर कलेक्शन के बाद आया है, जब रेवेन्यू ने 2.37 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ था। मई में घरेलू लेन देन से ग्रॉस रेवेन्यू 13.7% बढ़कर लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात से जीएसटी राजस्व 25.2% बढ़कर 51,266 करोड़ रुपए रहा। मई में ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू 35,434 करोड़ रुपए रहा। स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,902 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए रहा। सेस से राजस्व 12,879 करोड़ रुपए रहा। मई 2024 में कलेक्शन 1,72,739 करोड़ रुपए था। इसके अलावा नेट जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल आधार पर 20.4% की वृद्धि दिखाता है। और खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ 165 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 3 सक्रिय हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें से 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये नक्सली हत्या जैसे गंभीर मामलों में शामिल थे। सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव के बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए और प्रमुख कार्यक्रमों का उन्होंने उद्घाटन किया। विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। आज 100 से ज्यादा गांव समृद्ध हो चुके हैं। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। हम खेती, पर्यटन, होम स्टे और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ठान लीन है कि अगले साल 31 मार्च तक ये देश से ये नक्सलवाद समूल रूप से नष्ट करना है। 100 से ऊपर गांव आज आबाद हो गए हैं। नक्सलवाद अंतिम सांस ले थे, एमन के खात्मा होही तो पूरा फोकस हमार बस्तर ला आगे बढ़ाए बर ये होही। आज यहाँ हम खेती ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला बढ़ाना चाहतन, पर्यटन ला उद्योग के दर्जा हम दे हन। और ये जो होम स्टे बड़ा पॉपुलर है आप बोल के ओला और हमन बढ़ाई जाथन। और यहाँ पशुपालन ला भी हमन बढ़ाना चाहतन। उत्तराखंड केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हुए 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। रविवार 1 जून को बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। जहां एक ओर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो नए आंकड़े भी कायम हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के रोजगार को काफ़ी बढ़ोतरी मिली है। यात्रा से लगातार लाभ हो रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के रक्षा बल प्रमुख वाइस एडमिरल आरोन बेंग के साथ मुलाकात की और इस मौके पर दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों से लेकर द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य सहयोग और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्थिर, सुरक्षित और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। मानवता के खिलाफ कथित अपराध से जुड़े आरोपों में ये वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति गोलाम मार्टुजा की अध्यक्षता वाली आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने शेख हसीना, असदुज्जमा और पूर्व पुलिस जनरल आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के बाद यह आदेश पारित किया है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार आईसीटी ने मामले में मामून को गिरफ्तार भी कर लिया है। फलस्तीन के राफा स्थित एक सहायता वितरण केंद्र के पास किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह सहायता वितरण केंद्र गाजा मानवीय फाउंडेशन के जरिए चलाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार घायलों को खान यूनुस और राफा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस हमले को लेकर इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।